नमस्कार दोस्तों। पिछले किस्त में आपने देखा कि कपिल किस तरह से एक कॉल गर्ल की संगति पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, पर बार बार घर से फ़ोन आकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे। उन्हें ऑफिस भी फ़ोन करना था। अब आगे, इससे पहले कि कपिल दफ्तर का नंबर लगाता, फ़ोन से बीप बीप की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब कौन है? कपिल ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा। हेलो सर, उधर से आवाज़ आई। मैं मनोहर बोल रहा हूँ। मनोहर महाप्रबंधक का निजी सचिव था। उसके स्वर में घबराहट थी। हाँ बोलो मनोहर, क्या बात है? कपिल ने कहा। जल्दी बोलो, मुझे एक ज़रूरी काम है, आने में देर हो सकती है। सर आप तुरंत यहाँ आ जाइए, मनोहर ने जरा ऊंचे स्वर में कहा। मजदूरों ने साहब का घेराव कर रखा है और नारे लगा रहे हैं। ओह, कपिल ने क्रोध से कहा। क्या सब कुछ आज ही होना है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम पुलिस को सूचना दे दो, शायद ज़रूरत पड़ जाए। जी सर, मनोहर ने कहा, पर आप जल्दी से जल्दी आइए। कपिल ने खेदपूर्वक मारिया को देखा और सोचा, क्या गजब की लड़की है। क्या फिर मुलाकात होगी? मुझे खेद है, कपिल ने सिर हिलाते हुए कहा। आज का मुहूर्त शायद ठीक नहीं है। तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ? मारिया के चेहरे से कुछ पढ़ पाना कठिन था। न तो मायूसी का भाव था और न ही खेद का। उसने हौले से कहा, यहीं उतार दीजिए। कपिल ने कार सड़क के किनारे लाकर रोक दी। मारिया ने दरवाज़ा खोला। 1 मिनट रुको, कपिल ने जेब से पर्स निकालते हुए कहा। लो, कुछ रुपये रख लो। 100-100 के नोट थे, जिन्हें न तो कपिल ने गिना और न ही मारिया ने। मारिया ने नोट हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद, अब बहुत अच्छे हैं। अब कहाँ मिलोगी? कपिल ने पूछा। ऐसे ही किसी चौराहे पर, मारिया ने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। फिर भी कोई टेलीफोन नंबर तो होगा? कपिल ने पूछा। नहीं, मारिया ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है। ओह, कपिल ने खेद से कहा। हाँ, आप अपना नंबर दे दीजिए। मारिया ने शरारत भरी मुस्कान से कहा। कभी कभी फ़ोन करती रहूँगी। कपिल की आंखों में चमक आ गई। घर का नंबर देना तो ठीक नहीं होगा। मोबाइल का नंबर? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। कहीं ब्लैकमेल ही करने लगे तो? अपनी सुरक्षा की उतनी ही चिंता थी जितनी कि मारिया की संगति का आकर्षण। सुनो, क्या कल इसी समय इसी जगह मिल सकती हो? सर, कल की कौन जानता है, मारिया की खनखनाती हंसी से कहा। कल इस राह से आप गुजरे और मुझे पहचाने तक नहीं, तो फिर कहाँ? कपिल हंसा। बहुत शरारती हो, कोशिश कर लीजिए, मारिया ने कहा और भीड़ में गायब हो गई। अगले 2-3 दिनों तक कपिल उसी जगह उसी समय बेकरारी से मारिया को ढूंढता रहा। अचानक अच्छा खासा पारिवारिक आदमी नए यौनाकर्षण का शिकार हो गया। दिमाग पर धुंध सी छा गई थी। चौथे दिन कुछ देर प्रतीक्षा के बाद, सर अच्छे तो हैं? एक नई खुशबू का झोंका आया। हाय, कपिल ने कहा। हाय, मारिया ने मुस्कुराकर कहा और बिना निमंत्रण के कार का दरवाज़ा खोलकर कपिल के पास बैठ गई। तुम्हारी माँ अब कैसी है? कपिल ने पूछा। छोड़िए सर, मारिया ने हाथ घुमाते हुए कहा। आप तो सब समझते हैं, अपनी बताइए, क्या इरादा है? तुम्हारा गुलाम हूँ, कपिल ने रोमानी अंदाज में कहा। जहाँ चाहो ले चलो। आपको कोई डर तो नहीं है? मारिया ने पूछा। डर तो है, पर तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, मारिया ने कहा और अतिथि गृह का रास्ता बताया। जब कार अतिथि गृह के आगे रुकी तो कपिल का मन गुदगुदा रहा था, पर दिल पहली बेवफाई के एहसास से कुछ अधिक गति से धड़क रहा था। अंदर पहुंचकर मारिया ने एक आदमी से कुछ बातें की, फिर कपिल को एक कमरे में ले गई। ऐसो आराम का सारा सामान कमरे में मौजूद था। कपिल को सोफे पर बैठने का संकेत करते हुए मारिया ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पूछा, बियर चलेगी? कपिल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मारिया ने 2 गिलासों में बियर डाली। चीयर्स, मारिया ने कहा। चीयर्स, कपिल मुस्कुराया। तभी उसी आदमी ने जो बाहर खड़ा था भीतर प्रवेश किया। कपिल ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देखा। अपना पहचान पत्र दिखाइए, उसने आदेश दिया। पहचान पत्र? कपिल ने आश्चर्य से पूछा। क्यों? हमें यह देखना है कि आप पुलिस के आदमी तो नहीं हैं, उसने उत्तर दिया। पर मारिया जानती है, कपिल ने बौखलाकर कहा। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। आपको पहचान पत्र दिखाना होगा, उसने जोर से कहा। मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। कोई और सबूत होगा? नहीं, मेरे पास
कुछ नहीं है, कपिल ने झूठ कहा। तभी एक दूसरे आदमी ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में कैमरा था। इनका फोटो ले लो, पहले आदमी ने कहा। मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, कपिल ने घबरा कर कहा। आपका मतलब क्या है? 20,000 रुपये चाहिए, उसने कहा। मेरे पास रुपये नहीं हैं, कपिल ने कहा। कोई बात नहीं, उस आदमी ने शांति से कहा। कपड़े उतार लेते हैं। मारिया, चलो अपना काम करो। कपिल ने घबरा कर कहा। ठहरो, मैं रुपये देता हूँ, पर इतने नहीं हैं। कितने हैं? मेरे ब्रीफ केस में हैं, और ब्रीफ केस कार में है। अपना पर्स और घड़ी दो, उस आदमी ने कहा। कपिल ने चुपचाप पर्स में से रुपये निकाल कर दे दिए, फिर घड़ी उतार दी। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। साहब के साथ जाओ, उस आदमी ने मारिया से कहा, और ब्रीफ केस लेकर आओ। होशियारी मत करना, मुन्ना साथ जा रहा है, हमें रुपये वसूल करना आता है। कपिल ने गहरी सांस लेकर उन्हें देखा, फिर चुपचाप बाहर आ गया। उसके पीछे मारिया और मुन्ना भी थे। कार के पास पहुंचकर कपिल ने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। पीछे की सीट पर रखे ब्रीफकेस की ओर देखा। इससे पहले कि वे कुछ करते, उसने कार स्टार्ट कर दी। मुन्ना ने कार रोकने के लिए आगे पैर बढ़ा दिया, पर कपिल ने फौरन गति बढ़ा दी। चलती कार ने मुन्ना को पीछे फेंक दिया। कुछ ही क्षणों में वह आंखों से ओझल हो गया। काफ़ी दूर पहुंचकर कपिल ने गहरी सांस ली कि क्षणिक कमजोरी की कितनी यातना देती है। अब मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो कोई कैदी जेल से भाग कर आया हो। कभी भी पुलिस द्वार पर दस्तक दे सकती है। रात में जब घंटी बजी तो कपिल का दिल दहल गया। इतनी रात गए कौन होगा? इंद्राणी ने कहा। देखता हूँ, कपिल ने उठते हुए कहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटा बल्लू खड़ा है। अरे, कपिल ने उसे छाती से लगा लिया। ऐसे ही आता है, माँ ने गदगद कंठ से कहा। मुझे लग रहा था कि बल्लू ही होगा। सुबह नाश्ते की मेज पर कह कहे लग रहे थे। अचानक कपिल की निगाह समाचार पत्र पर गई। पहले पृष्ठ पर ही समाचार छपा था कि दक्षिण दिल्ली के एक अतिथि गृह में ब्लैकमेल करने वो लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह में एक लड़की भी शरीक थी। कोई खास बात है क्या? पत्नी ने पूछा। कुछ नहीं, कपिल ने समाचार पत्र नीचे फेंकते हुए कहा। वही आम बातें।